गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ द टाइटल। द वर्ड इज सरमन। सरमन वी से फॉर रिलीजियस लेक्चर। बनारस, this is the holy city, is located in उत्तर प्रदेश। तो सरमन यानी कि किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी सेंट या कोई भी एक रिलीजियस पर्सन जब कोई ऐसा धार्मिक उपदेश दे किसी भी पर्सन को, और वो भी कहां पर दिया इस चैप्टर में, बनारस एक होली सिटी है जो उत्तर प्रदेश में है, जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर है, ठीक है, वहां पर। और ये चैप्टर जो बताया गया है गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने गंगा नदी के किनारे जो बनारस सिटी है वहां पर एक रिलीजियस लेक्चर दिया था, ठीक है। और इसमें उस लेक्चर को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। There is a lady कीसा गौतमी। तो कीसा गौतमी के लिए गौतम बुद्ध ने लाइफ एंड डेथ के बाद दोनों के बारे में समझाया है कि लाइफ और डेथ दोनों से क्या है, कनेक्शन क्या है, कि who has taken the word birth, he will also die one day। कि जिसने भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन जो है वो मरना ही है। No one is permanent in the world। कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। तो जिसको आज आना है वो कल जाएगा भी, ठीक है। तो लाइफ और डेथ दोनों चीजों के बारे में यहां पर समझाया है कि लाइफ है क्या। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में डिस्क्राइब किया गया यहां पर, तो देखते हैं हम। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC। BC मतलब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बिफोर क्राइस्ट, द फुल फॉर्म ऑफ BC। जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो लाइफ शुरू हुई गौतम बुद्ध की, जो एक फाउंडर थे इसके बुद्धिज्म रिलीजन के, और उनकी लाइफ शुरू हुई एज अ प्रिंस, एक राजकुमार के तौर पर, जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम, इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में एक किस्म का एक किंगडम जो था, एक राज्य था उत्तरी भारत में। और इनके लिए देखा जाए तो रिलीजियन और नॉलेज जो थी, वेदास, पुराण, इस सब चीजों के बारे में। एट 12 जब वो 12 साल के हुए तो ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess। 12 साल की उम्र के जब हो गए थे तो उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। वो स्कूलिंग भी क्या थी, वो हिंदू सेक्रेड, एक हिंदू रिलीजन के तौर पर, स्क्रिप्चर्स कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ बुक्स एक्सेप्टेड एज होली टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें धार्मिक जो बुक्स हैं, रिलीजियस जो बुक्स हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसे स्कूल में उनको भेज दिया। और जब वो 4 साल के बाद वापस लौटे घर, तो उनकी एक राजकुमारी से जो है वो शादी भी हो गई थी। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 साल तक रहे वो एज बीफिटेड, कहते हैं सुटेबल, रॉयल्टी, आपको पता है राजशाही जो जिंदगी होती है वो। तो 12 साल की उम्र में उनको स्कूलिंग करने के लिए भेज दिया गया हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के बारे में। और जब वहां से 4 साल के बाद वो लौटे, ठीक है, तो उनकी एक राजकुमारी से शादी कर दी गई। उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक वो एक रॉयल्टी, एक जो कह सकते हैं किंगडम में किसी भी राजा के यहाँ पे जिस तरह से एक उसका पालन पोषण होता है, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह की जिंदगी होती है, वो सिद्धार्थ गौतम की भी हुई थी। एट अबाउट द एज ऑफ 25 the prince heretofore
शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और 25 साल की एज के हुए वो लगभग, तो यहाँ पे बताया येट बिफोर का मतलब होता है बिफोर नाउ, अब से पहले, ठीक है। वो एक राजकुमार की तरह थे। और शील्डेड का मतलब कहते हैं कि सेव करना, प्रोटेक्ट करना, इसे सेव करके रखा उन्होंने फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में जितने भी कष्ट थे, दुख थे, उन सब से अपने आप को दूर रखा था जब वो 25 साल के हुए, उससे पहले तक। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Alms कहते हैं भिक्षा मांगना, ठीक है। और जब वो शिकार पे जा रहे थे तभी उनको चांस कहते हैं केम अक्रॉस बाई चांस, ठीक है। तो एक रास्ते में जब वो जा रहे थे शिकार करने के लिए, तो उनको एक सिक मैन, एक बीमार आदमी दिखाई दिया, फिर एक एजेड मैन, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाद और आगे बढ़े तो उनको फ्यूनरल प्रोसेशन, एक देखा कि डेड बॉडी को बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ शमशान की ओर या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका फ्यूनरल या अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है। फिर आगे चले वो और देखा उन्होंने कि फाइनली मोंक कहते हैं सेंट, संत के लिए, जो क्या कर रहा है बेचारा, इधर उधर घूमकर भिक्षा मांग रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। 4 पर्सन्स को उन्होंने देखा। पहला कौन था? पहला था एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, थोड़ा आगे बढ़े तो उनको फ्यूनरल प्रोसेशन मिला, ठीक है, उस बहुत सारे जा रहे थे लोग, और वो एक पर्सन की डेड बॉडी को लेके जो है वो फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लेके जा रहे थे। और आगे बढ़े तो कोई मोंक दिखाई दिया, एक सेंट, एक संत दिखाई दिया, साधु दिखाई दिया, और वो क्या कर रहा था? अब भिक्षा मांग रहा था लोगों से। These sights so moved him, और ये साइट, ये चीजें सारी देखी सिद्धार्थ गौतम ने, तो बिल्कुल उनको हिला के रख दिया सारी चीजों में। That he at once went out into the world, कि जब वो बाहर की दुनिया के बारे में देखा उन्होंने कि है क्या, to seek enlightenment concerning the sorrow, और अब वो ढूंढने का प्रयास करने लगे enlightenment करने के लिए, उन्हें समझने के लिए, किस कौन सी एक स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मीन्स मीन ऑफ द लाइफ, कि जीवन का जो है मतलब क्या है, वो सारी चीजें कंसर्निंग द सॉरोज, कि दुख जो है वो क्या होता है, दुख है क्या आखिर। तो ही हैड विटनेस्ड, किसी चीज को होती हुई देखना होता है, जो चीजें सारी देखी उन्होंने, ठीक है, इस वर्ल्ड में आखिर लाइफ है क्या। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, और ये सारी चीजों को समझने के लिए, आखिर जिंदगी है क्या, लाइफ है क्या, वो सब करने के लिए ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। वॉन्डर्ड कहते हैं टू वॉक अराउंड, इधर उधर टहलते रहना, वो 7 साल तक टहलते रहे इधर से उधर, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। टहलते रहे मतलब ऐसे नहीं वॉक कर रहे, मतलब वो लाइफ के ट्रुथ के बारे में, जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में खोज करने की जब लगे तो उनको 7 साल लग गए थे, ठीक है। तो फाइनली हुआ क्या, वो एक पीपल के ट्री के नीचे जो है वो बैठ गए, वेयर ही वुड कहते हैं एक तरह से सोलमली प्रॉमिस टू डू अ स्पेसिफाइड थिंग, एक तरह से कसम खा लेना कि वो ठहरेंगे वहीं पर, स्टे अंटिल एनलाइटमेंट के, जब तक उनको रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ जो है वो नहीं हो जाएगा, सच के बारे में पता नहीं लग जाएगा, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उनको पता लगा, उनको वो रियलाइजेशन हो गया लाइफ का, उस ट्रुथ का। ही रिनेम्ड द ट्री, और उन्होंने उस ट्री का, जिस ट्री के नेम पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे जो बैठे थे, उनका नाम रख दिया उन्होंने बोधि ट्री। बोधि ट्री मतलब ट्री ऑफ विजडम, ठीक है, बुद्धिमानी का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया लोगों को, एंड टू शेयर, और शेयर भी करना शुरू कर दिया हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग्स थी लाइफ के बारे में, जो सीखा उन्होंने अब तक, वो सारी चीजें लोगों से शेयर की उन्होंने। एट द पॉइंट
he became known as the Buddha। और अब बने वो कौन? पहले कौन थे? सिद्धार्थ गौतम। Now he became known as the name the Buddha, the awakened or the enlightened, यानी कि जिसे सच का पता चल गया हो। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras। और इस तरह से उन्होंने, बुद्ध ने अपना जो पहला सरमन यानी पहला रिलीजियस लेक्चर दिया, जो उपदेश दिया, वो कहाँ दिया था? बनारस सिटी पर। ठीक है, बनारस की सिटी में दिया। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स। गैंग्स मतलब कोई गंगा रिवर। होली, मोस्ट होली, सबसे पवित्र जो जगह है, डिपिंग कहते हैं बाथिंग प्लेस। ठीक है, और गंगा रिवर के वहां पर द sermon has been preserved and is given here। तो preserved एक तरह से हम कह सकते हैं कि संभाल कर रखा, maintained in its original state कहते हैं preserved को। तो वो सारी चीजें जो थी वो यहाँ पे उन्होंने संभाल के रखी। वो जो लेक्चर थे वो सभी जो भी दिए उन्होंने यहाँ पर, वो सब मेंटेन करके रखा अपनी उस ओरिजिनल स्टेट को। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kingdom of suffering। और ये जो रिफ्लेक्ट कहते हैं शो करना, और ये क्या शो करता है? भगवान बुद्ध की बुद्धिमानी के लिए। और inscrutable कहते हैं जैसे कि something which cannot be understood, मतलब जिसको कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, तो सफरिंग, उन कष्ट के लिए, उन दुखों के बारे में भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने शो किया अपनी बुद्धिमानी से। उन लाइफ का जो साइकिल है वो है क्या आगे। अब यहाँ पे जो उपदेश दिया था उन्होंने, उसी बीच में जो लेडी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, कीसा गौतमी, उसको अब समझा रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या था देखिए। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी का एक अकेला बेटा था। एंड ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई थी। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." अब गौतम बुद्ध का समझाने का जो तरीका था, ठीक है, देखिए कैसे कह रहे हैं। कीसा गौतमी ऐसी फीमेल की, एक ऐसी लेडी थी जिसका एक बेटा था जो मर गया था, और वो अपने इस दुख में उस जो मरे हुए बच्चे की जो डेड बॉडी थी उसको लेकर अपने पड़ोसियों के पास गई और उनसे क्या कह रही है? वो उस डेड चाइल्ड के लिए मेडिसिन, दवा मांग रही है वो, कि वो जो डेड चाइल्ड है वो ठीक हो जाए। और लोग जिनके पास ही वो जाती थी वो क्या कहते थे उससे? शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि लगता है ये पागल हो गई है, कि एक डेड चाइल्ड जो है वो मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। द बॉय इज डेड, कहते थे कि जो बॉय है ना ये मर गया है। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, दैट चाइल्ड हु इज डेड। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can." काफी देर के बाद कीसा गौतमी को एक आदमी मिला और उस मैन ने कीसा गौतमी को रिप्लाई किया कि उसकी रिक्वेस्ट पे कि मैं तुम्हें, दी कहते हैं यू के लिए, कि मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, मेडिसिन नहीं दे सकता, तुम्हारे दाई कहते हैं योर, तुम्हारे बच्चे के लिए, बट लेकिन हम एक फिजिशियन, एक डॉक्टर को जानता हूँ, हु कैन हेल्प ऑफ यू, जो आपकी मदद कर सकता है। मैं दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ कि जो आपकी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। And the girl said, "Pray, tell me." और जो कीसा गौतमी है वो क्या करी? प्लीज प्रार्थना कर रही है, करी मुझे बताइए सर, who is it?
कौन है ये? एंड द मैन रिप्लाइड, और जो मैन मिला था उसने रिप्लाई किया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। कहां जाना है आपको? शाक्य मुनि के पास जाना है, कि जिनका नाम बुद्धा भी है। ईसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Repaired का मतलब क्या है? Went. ईसा गौतमी गई किसके पास? बुद्ध के पास, और वहां रोते हुए कह रही है, लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान, हे मालिक, एक काम करिए आप, मुझे दवाई दे दीजिए जिससे मेरा ये जो बॉय है वो ठीक हो जाए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. बुद्ध ने आंसर किया ईसा गौतमी के लिए कि मुझे हैंडफुल कहते हैं, एक मुट्ठी जो है ना, उसमें मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज चाहिए मुझे, एक हाथ में, एक मुट्ठी में सर। एंड when the girl in her joy promised to procure it, और जब गर्ल से ऐसा ही मीन्स ईसा गौतमी से ऐसा कहा गया तो वो जॉय, थोड़ा सा खुश हो गई थी, और उसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ, प्रोक्योर कहते हैं टू ऑब्टेन और गेट, कि वो क्या क्या करेगी, वो एक हैंडफुल मस्टर्ड जो सीड है वो लेके आएगी। द बुद्ध एडेड, लेकिन बुद्ध ने तभी तुरंत ऐड किया उसकी बात पे, आगे और कहा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो बुद्ध ने कहा कि आपको एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेके आना है। ईसा गौतमी बिकम एग्री फॉर दिस डिमांड ऑफ भगवान बुद्ध। बुद्ध ने जैसा डिमांड किया था कि ठीक है, आपका बच्चा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आपको 1 हैंडफुल मस्टर्ड सीड चाहिए, तो वो एग्री हो गई, ठीक है, हमें लेके आती हूँ। लेकिन तभी उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया, एक चीज और ऐड कर दी कि आपको मस्टर्ड सीड एक ऐसे घर से लेके आना है कि जहां पर क्या हो, किसी की डेथ ना हुई हो, जिसमें नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, किसी ने अपना बच्चा ना खोया हो, किसी ने अपना हस्बैंड ना खोया हो, किसी ने अपने पेरेंट्स या किसी ने अपना फ्रेंड ना खोया हो, ऐसी फैमिली चाहिए। उस फैमिली से आपको लेके आना, इट्स इम्पॉसिबल। Poor Issa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter, a father or a mother die in your family? They answered her, alas, the living are few but the dead are many. जैसा गौतम बुद्ध ने कहा वैसा ही ईसा गौतमी करने के लिए निकली, और अब वो क्या कर रही है, एक घर से दूसरे घर, हाउस टू हाउस जा रही है, और जो लोग हैं वो पिटी का मतलब होता है फेल्ट सॉरी फॉर हर, और वो क्या कह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसके दुख पर फील कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब किसी की दुखी हालत देखते दुखी होना, जैसा वो बताती थी। तो जिन लोगों के पास जाते बेचारे वो भी दुखी हो जाते थे इसको देख के देखकर, और वो कहते थे, हियर इज मस्टर्ड सीड, लो ये मस्टर्ड सीड लो, टेक इट, इसको ले लीजिए। लेकिन जब वो कहती थी, मीन्स जब उन लोगों से पूछती थी कि क्या कोई बेटा, कोई डॉटर या फादर या मदर आपकी फैमिली में मरा है, क्या उसकी मृत्यु हुई है आपकी फैमिली में? दे आंसर्ड हर अलाश, तब वो लोग आंसर कहते, वो यही कहते थे उससे, अलास मतलब कहते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ द सॉरो, द लिविंग आर फ्यू, जो जिंदा है वो बहुत ना के बराबर है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो मर गए हैं वो बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, प्लीज हमें हमारे उस इतने गहरे दुख के बारे में हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम beloved one had died in it, और वहां कोई भी ऐसा घर नहीं था कि जहां पर कोई न कोई जो है किसी का अपना प्रिय, अपना फैमिली का कोई मेंबर जिसने ना खोया हो, जिसकी कोई मृत्यु ना हो, ऐसा कोई घर ईसा गौतमी को नहीं मिला। मस्टर्ड तो सभी दे देते थे उसके लिए, क्यों? क्योंकि जैसी वो बताती थी सबके लिए
कि मुझे मस्टर्ड सीड क्यों चाहिए, तो लोग दुखी हो जाते थे उसको लोग के देखकर और उसको मस्टर्ड सीड ऑफर करने लग जाते थे। लेकिन जैसे ही वो पूछती थी कि आपकी फैमिली में कोई बेटा, कोई डॉटर, कोई पेरेंट, कोई फ्रेंड, तो ऐसे लोग, मतलब फैमिली में कोई, आपके फैमिली में कोई मरा तो नहीं है अब तक, तो वो लोग जो है उससे कहते थे कि हमें हमारे उस डीपेस्ट ग्रीफ को आप जो है याद मत दिलाओ। इस तरह से देयर वाज नो हाउस टू फाइंड, देयर वाज नॉट डेड इन द फैमिली। कोई भी ऐसा घर नहीं मिला, ऐसी फैमिली नहीं मिली जहां पर कोई ना कोई ना मरा हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Kisa Gautami जब ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहां किसी की डेथ ना हो और जो मस्टर्ड सीड गौतम बुद्ध ने कहे थे लेके आना है, तो वेरी कहते टायर्ड, थक गई, होपलेस हो गई कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। उसने बिल्कुल होप खो दिया और वो क्या हुआ, एक रास्ते के किनारे पर बैठ गई। अब वो सिटी की लाइट्स को देख रही है कि वो फ्लिकर्ड होते हैं, मींस अनस्ट्रीटली क्या हो रहे हैं, शोन हो रहे हैं, फ्लिकर हो रहे हैं, वो जल बुझ रहे हैं। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर दोबारा से बुझ जाते हैं, से लाइट चली, फिर बंद हो गई, लाइट जलना बुझना, ये सब जो है हो रहा था, वो सब देख रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere, और अंत में हुआ क्या, जो लाइटें चिमचिमा रही थी ना अभी तक, अचानक से वो बुझ गई और पूरा अंधेरा सा जो है वो छा गया। मींस जो नाइट की डार्कनेस थी हर जगह फैल गई। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और अब उसको समझ में आ गया था कि किस्मत और जो जिंदगी है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, इंसान की किस्मत, फेट, उसका भाग्य, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप। और इसी तरह से जो लाइट की तरह इंसान की जो लाइफ है ना, वो भी फ्लिकर करती है, जिंदगी भी फ्लिकर करती है उसकी। एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो क्या होती है, दोबारा से बुझ जाती है, एक लाइट की तरह। यहां से कंपेयर कर दिया उसने, जैसा देख रही थी। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, वो सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। उसको समझ में आ गया था कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने ही दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है, सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मेरा बेटा मरा है, कॉमन है, सबके लिए है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. तो फिर भी इस डेसोलेशन कहते हैं ग्रेट अनहैप्पीनेस, एक ऐसा एरिया जो दुखों से भरा हुआ हो, उसके लिए कहते हैं कि वहां भी पाथ है जो आपको लेके जाएगा हिम टू इमोर्टलिटी, कहते हैं अमर, द एबिलिटी टू लिव, जिंदा रहने के लिए। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपने सारे लालच जो है ना वो छोड़ दिए हैं, ठीक है, वो एक नया पाथ जो है वो लीड कर सकता है। बस क्या हो, वो सेल्फिश ना हो मेरी तरह। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको एक न एक दिन मरना है, यानी जितने की लिविंग बींग्स है उनकी जो जिंदगी है इस दुनिया में, जब हम आते हैं तो हमें दुख भी मिलेंगे, दर्द भी मिलेगा, हम सुख भी मिलेगा हमको। और जिंदगी ना ब्रीफ होती है, एक न एक दिन इसका अंत होना ही है, और ये फैक्ट है लाइफ का, और इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे लोग क्या करें, that have been born, कि जिनका जन्म हुआ हो, can avoid dying, जो मृत्यु को, मौत को अवॉइड कर सके, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब आप ओल्ड एज में जाओगे, देयर इज डेथ, वहां डेथ है ही।
ऑफ सच ए नेचर, ये नेचर है लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबका नेचर है ये। एज राइट फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जब आप देखते हो किसी भी पेड़ में पके हुए फलों को तो वो सबसे ज्यादा खतरा रहता है उनके गिरने का। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय पॉटर इट एंड इन बी ब्रोकन, और अर्दन वेसल्स कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं पॉटर कुम्हार के द्वारा, ठीक है, उनका अंत भी कैसे होता है, वो अंत में बीइंग ब्रोकन, वो टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ठीक है। तो ये जो लाइफ है वो क्या है, एक तरह से दोज बाउंड टू डाई, मीन्स उनको मरना ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, वो चाहे यंग हो या फिर एडल्ट हो या बड़े हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। वो चाहे यंग हो चाहे एडल्ट हो, ठीक है, या फिर मूर्ख हो या फिर बुद्धिमान हो, उन सब को जो पावर ऑफ डेथ है ना उसमें गिरना ही है, ठीक है, उनकी डेथ होनी ही है। वो चाहे यंग हो, एडल्ट हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, सबको एक ना एक दिन जो है मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और उन सबकी एक ना एक दिन मृत्यु जो है वो होनी है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relation. Of those who, अब उन लोगों की बात हो रही है कि overcome by death, तो जिनकी मृत्यु आती है तो उसकी लाइफ एक तरह से क्या होगी, वो खत्म ही हो गई, ठीक है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिनकी खत्म ही हो जाती है। एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किंसन, किंसन कहते हैं ब्लड रिलेशन के लिए, ना अपने कोई किसी भी ब्लड रिलेशन, अपने रिलेशन में किसी को भी नहीं बचा सकता वो, तो इसको ब्लड रिलेशन कहते हैं किसी के लिए। देयर रिलेशंस, उनके रिलेशंस को। मार्क, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तो बुद्ध कह रहे हैं while relatives are looking and lamenting deeply, जब आपके रिलेटिव्स, आपके संबंधी जो है वो क्या कर रहे हैं, दुख हो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। एंड लेमेंटिंग कहते हैं एक्सप्रेसिंग पैशनेट ग्रीफ, जो बहुत ही पैशनेट ग्रीफ जो है वो दुख प्रकट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं आपके दुख में। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके जो लिविंग बीइंग है ना वो सब कैरिड ऑफ हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो लोग आएंगे आपके दुख में शामिल होंगे, बहुत डीपेस्ट ग्रीफ जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस तरह से ऑक्स को एक बैल को ले जाया जाता है वहां पे स्लॉटर हाउस में, जहां पे उसको मिस काट देते हैं, स्लॉटर हाउस में ले जाते हैं, ऐसी जगह, ठीक उसकी तरह बताया है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो ये जो वर्ल्ड है ना अफेक्टेड है किसके साथ में, डेथ और डिके, जैसे मृत्यु और जो गंदगी है वो सारी चीजें मिलेंगी। Therefore the wise do not grieve, और जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो ग्रीव कहते हैं फील इंटेंस सॉरो, वो ज्यादा इंटेंस सॉरो जो है वो फील नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि उनको इस वर्ल्ड का जो टर्म है, इस नेचर का जो नियम है वो उसके बारे में जानते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना तो रोने से ना दुख मनाने से किसी भी पर्सन को शांति जो है उसके मन को वो नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी, और इसके अपोजिट होगा क्या, इस पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द जो है ना दुख का और बढ़ता ही जाएगा, और होगा क्या, एंड हिज बॉडी विल सफर, और फिर बाद में उसकी बॉडी भी सफर करने लगेगी। He will make himself sick and pale, और वो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा, उसका बॉडी पीली पड़ जाएगी। Yet the dead are not saved, फिर भी डेड लोगों को नहीं बचाया जा सकता। By his lamentation, expression of sorrow, the meaning of lamentation, दुख को एक्सप्रेस करने से फिर भी डेड लोगों को नहीं बचाया जा सकता। He who seeks peace
वह लोग जो ढूंढते हैं शांति के लिए, शुड ड्रॉ आउट, उनको छोड़ना होगा क्या, एरो ऑफ लमेंटेशन, ठीक है, उस एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो को वो छोड़ना होगा उनके लिए। एंड कंप्लेन भी करना बंद करना पड़ेगा, ग्रीव दुख करना बंद करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो शांति चाहते हैं। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, और ऐसे लोग जिन्होंने ये सब सारी चीजें छोड़ दी गई हैं, हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उन्होंने क्या है अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया है। ऐसे लोग तो क्या है उनको पीस ऑफ माइंड वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ही हु हैज बिकम ओवरकम ऑल सॉरो, और ऐसे लोग जो सारे जितने भी दुख होते हैं, जितने भी सफरिंग्स है, उन सबको जिसने ओवरकम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, यानी उनको अब क्या है इनलाइटनमेंट जो है वो मिल जाएगी, उनको लाइफ का जो ट्रुथ है उसके बारे में पता लग जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ लेक्चर वाज गिवन बाय द गौतम बुद्ध इन बनारस। ओके, तो इस चैप्टर को एक बार ध्यान से रीड कीजिएगा, और जो भी हार्ड वर्ड आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मोस्टली मिलेंगे इससे, ठीक। और फिल इन द ब्लैंक्स भी दो टाइप के आपके मैंने पहले भी बताया था, एक तो आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स फिल करने होते हैं वो, दूसरा जो किसी भी 3 या 4 लाइंस को यहाँ से पिक करेंगे, एग्जाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, और कुछ ऑप्शंस दिए होंगे ऊपर, तो ऐसे वर्ड वहाँ फिल करना है जिससे मीनिंग जो उनको क्लियर हो उस सेंटेंस का, ठीक है, ऐसे तो ये आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। वो चैप्टर ध्यान से रीड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।